गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजांग आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे थे। ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को हमने समझने की कोशिश करी है। अभी तक हमने काफी सारे पार्ट्स को समझा है और साथ ही साथ ये भी समझा है कि जिन बच्चों का ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है बट स्टिल जीएस में ज्योग्राफी में उनको क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि जीएस में भी आते हैं। यहाँ से हमें ये भी आइडिया लग जाता है जीएस में क्या क्या पढ़ना होता है। जीएस के सिलेबस में कुछ भी मेंशन नहीं है, ना तो प्रीलिम्स के सिलेबस में ना ही मेंस के सिलेबस में कुछ मेंशन है कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। लेकिन यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस से वहां का भी समझ में आने लगता है, क्योंकि मैं आपको बताता चल रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों में कॉमन है, यानी तीनों जगह आते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑप्शनल में हमें देखने को मिलते हैं, वो जीएस में नहीं आते हैं। तो पूरा पार्ट जो है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रयास यहाँ पर चल रहा है। आज उसी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, सिलेबस को, पेपर 1 के सिलेबस को आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसा आप जानते हैं हर ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के सिलेबस के बारे में चर्चा हमारी चल रही थी। प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल के सिद्धांत के नाम से हम इस पेपर को जानते हैं। इसी के अंदर हमने देखा था 2 सेक्शन बनते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी वाला, प्राकृतिक या भौतिक भूगोल वाला सेक्शन बनता है। उसको हमने देखा था डिटेल में, एक एक पार्ट को क्या क्या हमें पढ़ना होता है। हमने ये समझा कि ज्योग्राफी जो है वो मैन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप है, मानव और पर्यावरण का संबंध है। तो मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध को समझने के लिए पर्यावरण वाला पार्ट जो है वो यहाँ समझा, मानव के बारे में पार्ट जो है वो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल, और पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज के सेक्शन में लास्ट के जो 2 टॉपिक हमारे बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। रीजनल प्लानिंग क्या है, प्रादेशिक आयोजन क्या है, इसके बारे में बात हम यहां पर करेंगे। और साथ ही मॉडल्स, थियरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम, ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे। क्लासेस बिल्कुल आज सिलेबस डिस्कशन जो है वो हमारा एंड है, लास्ट सेशन है। इसके बाद हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हम जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीजनल प्लानिंग वाले पार्ट से। यहाँ क्या पढ़ना होता है। रीजनल प्लानिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है रीजन होता क्या है। प्रादेशिक आयोजन अगर हम कर रहे हैं तो प्रदेश होता क्या, प्रदेश की संकल्पना क्या है, कंसेप्ट ऑफ रीजन, रीजन ही होता ही क्या है, उसका कंसेप्ट कैसे निकल करके आया, अलग अलग समय पर कैसे निकल करके आया, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग समय पर, आज से 1000 साल पहले स्थितियाँ अलग थी, तो आज से 500 साल पहले, 1500 साल पहले, हर समय पर स्थितियाँ बदलती रही है। आज हमारे लिए रीजन्स का कंसेप्ट अलग हो सकता है, आज से 100 साल पहले अलग था, तो 500 साल पहले अलग था। तो वो कंसेप्ट क्या होता है, रीजन होता क्या है, प्रदेश होता क्या है, समय समय पर इसकी अवधारणा कैसे बदलती रही है, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देन यहाँ पर समझते हैं टाइप्स ऑफ रीजन्स। प्रदेश कितने प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रदेश। सबसे पहले हम प्रादेशिक नियोजन कर रहे हैं तो प्रदेश के लिए किसी प्रकार की प्लानिंग करेंगे, रीजन्स के लिए किसी प्रकार की प्लानिंग करेंगे। लेकिन पहले ये समझना होगा रीजन्स क्या होते हैं, तब हम उसके लिए कुछ प्लानिंग कर पाएंगे ना। तो कितने प्रकार के होते हैं, होता क्या है, फिर कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमें समझना है। और क्या मेथड्स हैं, अगर हम किसी जगह को, एक लंबा चौड़ा एरिया है, एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है, इसको अलग अलग रीजन्स पर डिवाइड करना हो, अलग अलग क्षेत्रों में, प्रदेशों में अगर इसको विभाजित करना हो, क्या तरीका लगाया जा सकता है। तो मेथड्स ऑफ रीजनलाइजेशन, प्रादेशीकरण की विधियां क्या होती हैं, किसी जगह के को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में बांटा जाए, रीजन्स में बांटा जाए, तो उसके तरीके क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, ये हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक कंसेप्ट आता है ग्रोथ सेंटर्स एंड ग्रोथ पोल्स, वृद्धि केंद्र एवं वृद्धि ध्रुव। ये एक इस प्रकार का कंसेप्ट है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बहुत जबरदस्त ग्रोथ करते हैं और वो आसपास के क्षेत्रों से बहुत सारी चीजें खींचते हैं, जैसे पूंजी, कैपिटल जो है वो खींचेंगे, आसपास के रिसोर्सेज, संसाधन जैसे कि लेबर हो गया, श्रम हो गया, इन सब चीजों को वो अपनी तरफ खींचते हैं और खुद डेवलप होते हैं।
जबरदस्त ग्रोथ जो है वो दिखाते हैं, जबरदस्त वृद्धि दिखाते हैं, और फिर अल्टीमेटली एक समय ऐसा आता है जब वो अपने आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित करते हैं। यहाँ बहुत सारे टाइप के मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक टाइप का मॉडल ये भी है, ग्रोथ पोल ग्रोथ सेंटर जो है पेरू एंड बुदेविले का मॉडल हमें यहाँ देखने को मिलता है। सेम ऐसा ही गुन्नार मेडल का मॉडल हमें देखने को मिलता है, उसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कुछ मॉडल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देन हमने रीजन्स को समझ लिया, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे अलग अलग रीजन्स बनाए जा सकते हैं, अलग अलग प्रदेश बनाए जा सकते हैं। फिर हम समझते हैं उनमें असंतुलन कैसे होता है। एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश को अगर हम देखें, एक रीजन और दूसरे रीजन को अगर हम देखें, तो उनमें डिफरेंसेस आते हैं, कुछ इम्बैलेंसेस आते हैं, कुछ असंतुलन आते हैं। वो असंतुलन इम्बैलेंसेस किस प्रकार से क्रिएट होते हैं वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश यहाँ पर हमारी चलती है। देन अगर कोई रीजन हमने बनाया है, डेफिनेटली हम उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं। कैसे किया जाए, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हम उस रीजन का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। तो रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, प्रादेशिक विकास की कार्यनीतियां, रणनीतियां या कार्यनीतियां कैसे हो सकती हैं, कैसे कैसे हम उन रीजन्स को डेवलप कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी भी जगह पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो कुछ पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं। तो सेम यहां पर भी एक टॉपिक आपको दिख रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज इन रीजनल प्लानिंग। प्रादेशिक आयोजन में पर्यावरणीय मुद्दे, किस किस प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे यहां हमें देखने को मिलते हैं, कैसे समस्याएं आती है, पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती है, उनसे कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे उबरा जाए, उनसे कैसे आगे बढ़ा जाए, ये हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सब चीजें की जा सकती हैं। एंड प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम जो आयोजन करेंगे, जो प्लानिंग करेंगे, वो संपोषणीय विकास के लिए हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो। ऐसा डेवलपमेंट जो आज भी बना रहे, जो कल भी बना रहे, जो हर समय बना रहे। पर्यावरण आज भी बना रहे, कल भी बना रहे, हर समय बना रहे, और डेवलपमेंट भी आज भी बना रहे, कल भी बना रहे, हर समय बना रहे। आज जिन तरीकों से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन तरीकों से हम अगले कुछ सालों तक ही डेवलपमेंट कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण खत्म हो जाएगा। आज हम पर्यावरण की कॉस्ट पर, पर्यावरण की लागत पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। पर्यावरण को बचाते हुए हमें डेवलपमेंट करना है, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कैसे की जा सकती है, आयोजन कैसे किया जा सकता है, ये हमें यहां पर समझना होता है। तो रीजनल प्लानिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो है वो यूपीएससी ने अपनी तरफ से मेंशन कर रखे कि इन पार्ट्स को हमें यहां पर समझना होता है। तो ये एक जबरदस्त पार्ट है, ये खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम आने वाला पार्ट है। जब भी आप किसी जिले के कलेक्टर बनेंगे, किसी जिले के एसपी बनेंगे, या किसी भी पोस्ट पर, ऐसी पोस्ट पर जाएंगे जहां आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, वहां ये बहुत काम आने वाला कंसेप्ट है। या हम उससे भी ऊपर जाएंगे, जब सेक्रेटरी लेवल पर जाएंगे, सचिव स्तर पर जाएंगे, हमें बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, नीतियां बनानी पड़ेंगी, नीति निर्माता बनेंगे, पॉलिसी मेकर बनेंगे। उस समय पर ये बहुत काम आता है। यूपीएससी में जब हम हायर पोस्ट पर जाते हैं, सिविल सर्विसेज को क्लियर करके, ऑल इंडिया सर्विसेज को क्लियर करके जब हायर पोस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती है, पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बढ़ता जाता है, और उस पॉलिसी मेकिंग के अंदर ये पार्ट हमारी बहुत हेल्प करता है। कैसे रीजन्स को, प्रदेशों को और ज्यादा विकसित किया जा सकता है, कैसे वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम किया जा सकता है, संपोषणीय विकास पे काम किया जा सकता है, किस प्रकार के इम्बैलेंसेस, असंतुलन हमें देखने को मिलते हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे निपटा जाए उनसे। बहुत कुछ सीखने को, जानने को यहाँ से हमें मिलता है, जो हमारे लिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक के रूप में बहुत ज्यादा काम आता है। ये नॉलेज जो हम लेते हैं, ये प्रशासक के रूप में भी हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। तो ये रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक आयोजन वाला पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी का, मानव भूगोल का देखने को मिलता है। इसको हम तैयार कहाँ से कर सकते हैं? डेफिनेटली एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो तो हमारी हेल्प करेंगी, वो तो पार्ट हमें कंप्लीट होना ही चाहिए। इसके अलावा जो ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन है, ये हमारी काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प कर देती है। इसके अलावा रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बाय आरसी चांदना, प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, आरसी चांदना, ये एक अच्छी किताब है जो कि इस पर्टिकुलर रीजनल प्लानिंग के लिए ही लिखी गई किताब है। तो ये किताबें कुछ हैं जिनमें से हम किसी एक बुक को, एनसीईआरटी के अलावा इनमें से किसी एक बुक के साथ में आप जा सकते हैं, जिससे कि इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, जिससे कि इसको तैयार किया जा सकता है। तो ये बात हुई हमारी रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक आयोजन के बारे में। लास्ट एक सेक्शन और बचता है हमारा, अगर आप यहां पर देखेंगे, हमने सेकंड लास्ट जो टॉपिक आपको दिख रहा है, दैट इज द रीजनल प्लानिंग या प्रादेशिक आयोजन, उस पार्ट को हमने कंप्लीट किया। अभी एक सेक्शन और बचता है, मॉडल्स, थियरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम, इसके बारे में बात हमें करनी है।
इसको अभी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी ने मेंशन कर रखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स की, फिर इस टॉपिक पर आते हैं फिर से। जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये हमारा बैच चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज सिलेबस डिस्कशन का भी ये लास्ट सेशन है। अब नेक्स्ट सेशन से हम टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में लिखा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, वहां से हमारी स्टार्टिंग होने जा रही है। तो जो बच्चे यहाँ पर जुड़ना चाह रहे हैं, अभी जबरदस्त डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। 30,000 रुपए का बैच है, लेकिन फिलहाल ये 15,000 15,000 रुपए में अवेलेबल है। उसमें भी अगर आप कूपन कोड अप्लाई करने का एक ऑप्शन होता है, वहां पर पीवी सर 500 कूपन कोड लगाएंगे तो 500 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट, 500 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा। यानी 14,500 रुपए में ये बैच फिलहाल आपके लिए अवेलेबल है। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है, डिस्काउंट्स का फायदा उठाए, जुड़ जाए। क्लासेस हमारी नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट हो रही है, कल से स्टार्ट हो रही है। और जो सिलेबस डिस्कशन है वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप कुछ पिछड़े नहीं है, टॉपिक्स हमारे जो है वो कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली इस बैच के साथ में अभी जुड़ सकते हैं। डिटेल आप जो है वो इन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। कैसे जुड़े, क्या करें, 8750711100 या 223344 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और भी बैचेस के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट आपके लिए है। दैनिक अभ्यास डेली प्रैक्टिस का हमारा एक फ्री टेस्ट हो रहा है हर रोज शाम को 9 बजे। शाम को 9 बजे हमारी जो ऐप है ओजांक ऐप, उस ऐप पर रोज जो है ये टेस्ट हो रहा है। इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, हम किस लेवल पर है, हमारा स्तर क्या है, इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। हर रोज शाम को 9 बजे फ्री टेस्ट है, पूरी तरीके से फ्री टेस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। और ओजांक ऐप पर ये हो रहा है। तो जो बच्चे अपने नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं, जिस भी बैच से जुड़े हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है, उन सब के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आपको हर रोज शाम को 9 बजे करवाए जा रहे हैं। जो बच्चा देना चाहते हैं डेफिनेटली सभी को देना चाहिए, इसका कोई चार्ज तो है नहीं है। तो सभी बच्चे इसके साथ में जुड़ सकते हैं, सभी बच्चे इन्वाइटेड हैं। और डिटेल आप इन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। जैसे अभी जो टेस्ट हुआ था लास्ट 22 जुलाई का, 22 जुलाई का, उसमें सष्मिता ने टॉप किया है, 20 में से 20 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। अनुराग सिंह ने भी टॉप किया है, सेकंड टॉपर हैं ये, 20 में से 20 क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं। और थर्ड रैंक पर शुभांजलि आई है, जिन्होंने कि 18 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं। तो जो बच्चे किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उनको ये टेस्ट देना चाहिए। फ्री टेस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, आराम से आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। जो हमारी ऐप है ओजांक ऐप, उसके ऊपर हर रोज रात को 9 बजे ये टेस्ट हो रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, दैट इज द मॉडल्स, थियरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम। कुछ मॉडल्स हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं जो अपनी तरफ से कुछ मॉडल्स जो हैं वो यहां पर देने वाले हैं, अपनी तरफ से कुछ विचार जो हैं वो यहां पर देने वाले हैं। कुछ थियरीज भी देंगे, कुछ सिद्धांत भी देंगे और कुछ लॉज भी देंगे, नियम भी देंगे। तो उनको हमें यहां पर समझने की कोशिश करनी है। राइट, पहला टॉपिक आता है सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में तंत्र विश्लेषण। सिस्टम एनालिसिस नाम का एक कंसेप्ट जो है बर्टलान्फी का दिया हुआ एक कंसेप्ट है, जो कि हमें यहां पर समझना होता है। बेसिकली वो बायोलॉजी का कंसेप्ट है। जैसे हमारा शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सिस्टम काम करते हैं। आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, हम सांस कैसे लेते हैं वो वाला पूरा सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ऐसे बहुत सारे प्रकार के तंत्र, सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, मानव भूगोल के अंदर भी सेम इसी प्रकार के सिस्टम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। हम उनको सिस्टम्स की तरह एनालाइज कर सकते हैं, उनका विश्लेषण एक तंत्र की तरह हो सकता है। ऐसा एक कंसेप्ट यहाँ हमें ज्योग्राफी में देखने को मिलता है। तो उसे हमें यहाँ पर समझना होता है, कैसे काम करता है, कैसे ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। हर एक के अपने कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ कमियां होती है, कुछ लाभ होते हैं। तो उन सब के बारे में बात हम यहाँ पर करते हैं। देन आता है माल्थुसियन, मार्क्सियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जो हमने लास्ट सेशन में पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट वाला पार्ट पढ़ा था, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल वाला पार्ट पढ़ा था। उससे जुड़ा हुआ ये एक सिद्धांत है। मैंने वहां पर भी कहा था कि पॉपुलेशन का एक फेमस थियरी जो है वो माल्थस की है।
तो माल्थस एक व्यक्ति है, वो अपनी तरफ से डेमोग्राफी को लेकर के, जनसांख्यिकी को लेकर के एक सिद्धांत लेकर के आते हैं। ऐसा ही एक सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स भी लेकर के आते हैं, तो उसको भी हमें यहाँ समझना होता है। मार्क्सियन मॉडल क्या है, मार्क्स का मॉडल किस प्रकार की बात करता है। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल एक और मॉडल है जिसका नाम है जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ये कुछ 3 प्रकार के मॉडल है, जनसंख्या से जुड़े हुए 3 अलग अलग मॉडल है, माल्थस का, मार्क्स का और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो इन तीनों को हमें समझना होता है, तीनों किस किस प्रकार की बात करते हैं। तीनों जनसंख्या से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, जनसंख्या कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको प्रभावित करती है। ऐसे कुछ मॉडल्स इनकी तरफ से दिए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रल प्लेस थियरीज ऑफ क्रिशलर एंड लॉश। क्रिशलर और लॉश जो नाम आपको दिख रहे हैं वो 2 वैज्ञानिकों के नाम है, 2 साइंटिस्ट के नाम है। उनकी तरफ से एक सिद्धांत दिया गया है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थियरी, जो किसी जगह की लोकेशन के बारे में, अवस्थिति के बारे में बात करती हुई हमें दिखाई देती है। पहले ये सिद्धांत क्रिशलर ने दिया, फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लॉश जो है वो लेकर के आते हैं। तो दोनों के सिद्धांत को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सिलेबस में साफ साफ दोनों के नाम लिखे, तो क्रिशलर का भी पढ़ना है, फिर उसका मॉडिफिकेशन लॉश ने किससे किया वो भी हमें यहाँ पर समझना होता है। देन आता पेरू एंड बुदेविले। हमने अभी लास्ट जो सेशन में बात करी ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ पोल्स, पेरू एंड बुदेविले का ही दिया हुआ कंसेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, तो इनकी तरफ से दिया हुआ एक सिद्धांत हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ सेंटर ग्रोथ पोल जैसा कंसेप्ट दिया गया, जिसको हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। देन एक व्यक्ति आते हैं वॉन थ्यूनेन। वॉन थ्यूनेन फिर एक व्यक्ति का नाम है। ऐसे नाम देख के डरना नहीं है, कई बार बच्चे डर जाते हैं, सर ये वेबर क्या होता है, ये क्रिशलर क्या होता है, ये वॉन थ्यूनेन क्या होता है, ये सब लोगों के नाम है। तो वॉन थ्यूनेन जो है वो अपनी तरफ से एक मॉडल देते हैं एग्रीकल्चर की लोकेशन का, एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल के नाम से हम इसको जानते हैं, या हिंदी में कृषि अवस्थिति मॉडल के नाम से जानते हैं। इनका कंसेप्ट कृषि और उससे संबंध जो गतिविधियां हैं, एग्रीकल्चर एंड उससे अलाइड जो एक्टिविटीज है, खासतौर से एग्रीकल्चर जो फार्मिंग हो रही है, फसल जो ली जा रही है, शस्यन जो हो रहा है, उस फसल से कौन सी फसल बाजार के पास में होनी चाहिए, कौन सी उससे दूर होनी चाहिए, कौन सी उससे दूर होनी चाहिए, इसका एक मॉडल पूरा इन्होंने तैयार किया है, जो काफी अच्छे से डेप्थ में बात करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं, पर काफी चीजों के बारे में बात करता हुआ दिखाई देता है, खासतौर से डिस्टेंस के बेसिस पे। किसी मार्केट से कितनी दूरी हो तो आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए, उससे और कितनी दूरी हो तो कौन सी फसल उगानी चाहिए, इस प्रकार का एक मॉडल जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा मॉडल वॉन थ्यूनेन की तरफ से दिया जाता है। लोकेशनल एनालिसिस मॉडल हम इसको बोलते हैं। तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। ऐसा ही इंडस्ट्री, ये तो बात एग्रीकल्चर की हुई, कृषि की हुई। ऐसे ही उद्योगों से जुड़ा भी एक मॉडल आता है, इंडस्ट्री से जुड़ा भी एक मॉडल जो है वेबर की तरफ से दिया जाता है। वेबर एक और साइंटिस्ट है, अल्फ्रेड वेबर नाम के व्यक्ति हैं। तो अल्फ्रेड वेबर जो है वो अपनी तरफ से कहानी को समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी जगह पर इंडस्ट्रीज कहाँ लगाई जानी चाहिए, उद्योगों की सही स्थिति, सही लोकेशन कौन सी होती है। एक ट्राइंगल की भी बात करते हैं, वेबर का इंडस्ट्रियल ट्राइंगल कहलाता है, औद्योगिक त्रिकोण कहलाता है। तो उससे ट्राइंगल बना करके फिर कैसे हम किसी जगह की सही लोकेशन होगी उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मॉडल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देन आता है रोस्टोव्स मॉडल ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। रोस्टोव 5 स्टेजेस की बात करता है, 5 अलग अलग स्टेजेस की में बात करता है कि फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है, फिर किसी जगह की ग्रोथ होगी तो फर्स्ट स्टेज ये आएगी, फिर कुछ सालों बाद सेकंड स्टेज आएगी, फिर थर्ड स्टेज आएगी, फिर फोर्थ स्टेज आएगी, फिर फिफ्थ स्टेज, लास्ट स्टेज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे कुछ स्टेजेस की बात करता है रोस्टोव। रोस्टोव एक व्यक्ति का नाम है जो ऐसा एक मॉडल लेकर के आता है। तो वो रोस्टोव का मॉडल भी हमें यहाँ पर समझना होता है। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ का मॉडल जो है, वृद्धि अवस्था मॉडल, उसको हमें यहाँ समझना होता है। ऐसे ही ये सारे जो है वो मॉडल्स जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए मॉडल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के मॉडल है। ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के भी पार्ट यहाँ पर हमें मिलता है, राजनीतिक भूगोल का भी पार्ट यहाँ मिलता है, जैसे हार्टलैंड एंड रिमलैंड थियरी। हार्टलैंड और रिमलैंड थियरी जो है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की थियरीज है, राजनीतिक भूगोल का एक पार्ट है, जिसके अंदर हार्टलैंड जो है, हार्ट यानी अपना एकदम अपनी बॉडी में अगर हम देखें तो हार्ट एकदम बीच में सेंटर में सारा काम देखता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे ही हार्टलैंड थियरी जो है वो बात करती है, मैकिंडर जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये लाई जाती है, और वो बात करती है कि किसी जगह के बीच में जाकर के बैठ जाओ तो उसके आसपास के क्षेत्र में आपका ऑटोमेटिक कब्जा होने लगेगा या आपका इन्फ्लुएंस रहेगा, प्रभाव रहेगा। और रिमलैंड थियरी कहती है कि किसी जगह के चारों तरफ से जाकर के उसको घेर लो तो ऑटोमेटिक उस जगह पर आपका प्रभाव बनने लगेगा। समुद्र से उसको घेर लो तो जमीन पर आपका ऑटोमेटिक प्रभाव रहेगा।
हार्टलैंड थ्योरी कहती है उसके बीच में जाकर के बैठ जाओ, आसपास के क्षेत्रों पर आपका डेफिनेटली प्रभाव रहेगा। तो अलग अलग बातें करते हुए दो अलग अलग व्यक्ति, मैकिंडर जो है वो हार्टलैंड थ्योरी लेकर के आते हैं और स्पाइकमैन जो है वो रिमलैंड थ्योरी लेकर के आते हैं। तो इन दोनों थियरीज को हमें यहाँ समझना होता है किस तरीके की बात करती हैं, इनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं, कैसे ये लागू होती है आज की डेट में, हमें ये कैसे लागू होती दिखाई देती है, दुनिया कैसे इन पर चलती दिखाई देती है, उन सब के बारे में यहाँ पर बात हमारी होती है। एंड लास्ट जो पार्ट लिखा है दैट इज द लॉज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं एवं सीमांत क्षेत्र के नियम। सीमा होती क्या है, बाउंड्री होती क्या है, फ्रंटियर होता क्या है, सीमा और सीमांत क्षेत्र क्या होता है, ये हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ इनके नियम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं लॉज, कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से नियम यहाँ पर काम करते हैं, वो हम जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो ये लास्ट पार्ट जो आप देख रहे हो ये पूरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल से जुड़ा हुआ पार्ट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा ये पूरा का पूरा मॉडल्स एंड थियरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम वाला पार्ट हमें देखने को मिलता है। और एक एक पार्ट को हमें समझना होता है, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, आपको नाम देखने में थोड़े अजीब लग रहे हो सकते हैं, लेकिन एक एक पार्ट जो है वो हमें बहुत शानदार चीजें समझाता हुआ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ यहाँ देखने को मिलता है। तो ये एक सेक्शन ये पूरा हमारा कंप्लीट है। ये जनरली ये जितनी भी थियरीज या ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हो ये प्योरली ऑप्शनल में ही आता है, ये आप जनरली जीएस में नहीं पढ़ते हो, जीएस के अंदर इन सब चीजों को नहीं पढ़ा जाता। ये सारी की सारी थियरीज जो हैं, सारे के सारे सिद्धांत, मॉडल्स जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में पढ़े जाते हैं। तो सिर्फ ये अकेला सेक्शन ऐसा आपको जरूर मिलेगा जो ऑप्शनल में आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये उतना ही इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये पार्ट, क्योंकि सीधे सीधे मॉडल्स होते हैं, आपको मॉडल को समझना होता है, तो मॉडल से बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिल जाती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। सर इससे पहले वाले बैच में जियो मैग्नेटिज्म तक हो चुका है, ये सब वापस होगा? हाँ बिल्कुल वापस होगा। जो बच्चा नया बैच ज्वाइन करेगा उसको सब कुछ नया ही पढ़ाया जाएगा ना, डेफिनेटली। तो जो बच्चे नए बैच में जुड़ रहे हैं डेफिनेटली उन सबको जीरो से वापस से जो है स्टार्ट करेंगे अपन। कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला जो पार्ट है, भू आकृति विज्ञान, वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो हमने सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी, देन क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशिनोग्राफी, देन बायोजियोग्राफी, देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये पूरा सेक्शन हमने डिस्कस किया। अगर हम इसमें ऑप्शनल के साथ और जीएस के साथ में सिमिलैरिटी की बात करें तो हमने देखा ये 90% मैच करता है, ये पूरा का पूरा सेक्शन 100% मैच करता है। तो यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी, प्राकृतिक भूगोल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, गिने चुने 3-4 टॉपिक को छोड़ के, 5 टॉपिक को छोड़ के सब कुछ जीएस में पढ़ना ही पढ़ना होता है। हम चाहे आप चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल ना भी लें तब भी ये सारा पार्ट तो आपको जीएस में पढ़ना ही होता है, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना ही होता है, मेंस के लिए पढ़ना ही होता है। और अगर आप ऑप्शनल ज्योग्राफी लेते तो वही चीजें यहाँ भी काम आ जाती है, वही चीजें वहां भी काम आ जाती है, हमारी काफी सारी मेहनत बच जाती है। अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी में देखें तो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है 30% पार्ट हमें जीएस में दिखता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी और जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग वाला पार्ट जो है इसका 70% पार्ट आपको जीएस में दिखता है। कुछ कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, बाकी सारा का सारा पार्ट आपको जीएस में दिखता है। ये जरूर जीएस के साथ मैच नहीं करता, ये पूरी तरीके से प्योरली सेपरेट टॉपिक है जो कि सिर्फ ऑप्शन में हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अगर आप देखें तो मोटा मोटी 40 से 50% पार्ट जो है वो जीएस के साथ मैच कर जाता है, यानी वो जीएस में तो आता ही आता है, यहाँ उससे थोड़ा सा पार्ट, कुछ टॉपिक्स और एक्स्ट्रा पढ़ के हमारा ऑप्शनल भी तैयार हो जाता है। इतनी जबरदस्त सिमिलैरिटी और किसी ऑप्शनल के साथ मिलती नहीं है। आप कोई सा भी ऑप्शनल उठा करके देखें, उसका सिलेबस उठा करके देख लो, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इतनी जबरदस्त सिमिलैरिटी किसी ऑप्शनल की नहीं है, किसी भी ऑप्शनल की नहीं है जितनी ज्योग्राफी ऑप्शनल की है। और यही कारण है सबसे ज्यादा बच्चे जिस ऑप्शनल के साथ जाते हैं, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, सबसे ज्यादा जिस ऑप्शनल को वो लेते हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल बचता है, क्योंकि जब उनको दिख जाता है साफ साफ, जब वो सिलेबस उठा करके देखते हैं। कई बार ज्यादातर बच्चे जो हैं वो सिलेबस उठा करके देखना और ये सब नहीं कर पाते, तो वो किसी भेड़ चाल में चल देते हैं। फला भैया ने कहा था कि ये ऑप्शन ले लो, फला दीदी ने कहा था कि ये ऑप्शन ले लो, फला टॉपर ने कहा था ये ऑप्शन ले लो, और हमने ले लिया, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा, हवा ही नहीं लग रही क्या हो रहा है। लेकिन जो भी बच्चा थोड़ा सा भी लॉजिक लगाता है, वो लॉजिक लगा करके जब देखता है तो वो ये देखता है कि मैं अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं भी लूँ तब भी इतना सेक्शन तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मैं चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल ना लूँ कोई और ऑप्शन लूँ,
इतना सेक्शन तो मुझे जीएस में पढ़ना ही पढ़ना है, तो क्यों ना उससे थोड़े बहुत टॉपिक 10-20 टॉपिक 30 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ करके अपना ऑप्शनल भी तैयार हो जाए। जीएस तो तैयार हो ही रहा है, ऑप्शनल भी तैयार हो जाए। तो ज्यादा इसीलिए वजह से आप हर साल देखिए, पिछले 5 सालों में देखिए, 10 सालों में देखिए, जितने बच्चे मेंस लिख रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के मिलेंगे। जितने बच्चे ऑप्शनल चूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के मिलेंगे। क्योंकि थोड़ा सा भी जो बच्चा लॉजिक लगाता है, उठा करके इन सब चीजों को देखता है, वो साफ साफ देख लेता है कि यहाँ तो कहानी क्लियर हो जाती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि यहाँ कहानी बहुत सिंपल है। यहाँ कहानी बहुत सिंपल है, यहाँ कहानी बहुत नॉर्मल कहानी दिख रही है। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ के ऑप्शनल तैयार हो रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शनल के साथ जाए वहां पूरी कथा ही अलग पढ़नी पड़ रही है, पूरा सिलेबस ही एक अलग सिलेबस खड़ा हो जाता है। ऑप्शनल का सिलेबस अलग खड़ा हो जाता है, जीएस का सिलेबस अलग खड़ा हो जाता है, हम अंतहीन सिलेबस के बीच में फंस जाते हैं, खत्म ही नहीं हो रहा सर। यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आप जीएस भी रिवाइज कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपका ऑप्शनल ऑटोमेटिक तैयार होता जा रहा है। अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो रिवाइज कर रहे हो तो आपका जीएस ऑटोमेटिक तैयार होता जा रहा है। दोनों तरफ हेल्प मिलती चली जाती है। तो जो भी मेहनत हम करते हैं वो बहुत सारी जगहों पर काम आती है। ऑप्शनल में कुछ भी पढ़ रहे हैं वो प्रीलिम्स के लिए भी काम आने वाला है, वो जीएस मेंस में भी काम आने वाला है, वो ऑप्शनल में भी काम आने वाला है। प्रीलिम्स के लिए कुछ भी पढ़ रहे हैं वो प्रीलिम्स में तो काम आने वाला है ही है, वो मेंस में भी काम आएगा, वो ऑप्शनल में भी काम आएगा। तो हर जगह पर हेल्प जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है, और यही कारण जैसा मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा बच्चे इसी ऑप्शनल के साथ जुड़ते हैं। राइट, चलिए, तो ये हमारा सिलेबस डिस्कशन कंप्लीट होता है। हमने पिछले कई सेशंस में एक एक पार्ट को समझने की, जानने की कोशिश करी कि किस किस प्रकार से कौन कौन सा टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। साथ ही साथ जिन बच्चों का ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है उनको भी समझ आ गया होगा कि सबसे ज्यादा बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ क्यों जाते हैं, और जीएस में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो जीएस में पढ़े जाते हैं, सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि यूपीएससी ने प्रीलिम्स और जीएस मेंस का जो सिलेबस है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि ये टॉपिक पढ़ना, पर ऑप्शनल में मेंशन कर रखा, और यहीं से समझ आता है, पीवाईक्यू को देख करके समझ आता है कि ये टॉपिक हैं जहां से कि हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के अंदर। तो उसकी भी समझ यहाँ से हमें डेवलप हो जाती है। चलिए, तो अब सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जो अनाउंसमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच कल से हमारी प्रॉपर क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो जो बच्चा अभी जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। डिस्काउंट भी मिल रहा है, कूपन कोड भी चल रहा है, 14,500 रुपये में आपको बैच जो है वो अवेलेबल हो रहा है। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है वो डेफिनेटली इसके साथ में जुड़ सकता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों लाइव क्लासेस चलेंगी, जैसे कि अभी अपनी ये क्लास लाइव चल रही है, आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाद के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, सारे नोट्स वगैरह आपको पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाती है। और हर रोज रात को 9 बजे आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस, दैनिक अभ्यास का हर रोज एक फ्री टेस्ट आपके लिए हो रहा है, हर रोज, और बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं। तो आप इसके साथ जरूर जुड़ें, सभी बच्चे जुड़े, मैं सभी बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। जो बच्चे अभी मुझे ऐप पर देख रहे हैं, बाद में जो बच्चे यूट्यूब पर देखेंगे, सभी बच्चे इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। फ्री बैच है, ओजांग ऐप जो है हमारी उसके ऊपर ये बैच चलता है। हर रोज शाम को 9 बजे यहाँ पर टेस्ट जो है वो होने वाला है। और जो बच्चे टॉप करेंगे उनका अनाउंसमेंट भी होगा, हर रोज उनका नाम आएगा, जो बच्चा रैंक फर्स्ट रैंक लाएगा, सेकंड रैंक लाएगा, थर्ड रैंक लाएगा, सबको यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। राइट, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन।